नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रोग। मानव रोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की एग्जाम हो या राजस्थान के बाहर की एग्जाम हो, यहाँ से सवाल बनते बनते हैं। और आरएस जैसी एग्जाम में तो 5-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है। यानी आज मैं काफी लंबी ये क्लास लेने वाला हूं, तो एक एक पॉइंट को, एक एक यहाँ पर फैक्ट को आपको लिखना है। वैसे तो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी है। मेहनत से बचना नहीं है, क्योंकि मेहनत से बचोगे तो फिर एक दिन तो करनी पड़ेगी, कब तक बचोगे, और सिलेक्शन लेना है तो करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जैसे ब्लड पढ़ लिया है, संतुलित आहार पढ़ लिया है, उनके भी नोट्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऐड करवाता हूं, एक्स्ट्रा लिखवाता हूं, वो भी आपके लिखी हुई होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। डिजीज या रोग का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसका संचालन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बढ़िया तरीके से सारी क्रियाएं हो रही है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सभी जो प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। लेकिन मानव शरीर की क्रियाओं के संचालन में अगर कोई रुकावट आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी मानव की जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें अगर रुकावट आ रही है तो मतलब आप रोग से ग्रसित हैं, आप बीमारी से ग्रसित हैं। तो वही है, आपके जो शरीर है उसकी क्रियाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आ जाए तो समझ लेना आप रोग से ग्रसित हो चुके हैं, और उसी को मानव रोग कहते हैं। मानव रोग की कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ शाखाएं हैं और कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो 3 शाखाएं यहां पर हम बात करेंगे, पैथोलॉजी के बारे में, इसके अलावा ईटोलॉजी के बारे में, और आपका जो एपिडर्मियोलॉजी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पैथोलॉजी की बात करें, ये तो वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ये टर्म्स आपने बहुत सुना होगा, पैथोलॉजी। जहां भी हॉस्पिटल में जहां भी गए होंगे तो मेडिकल के अंदर ये टर्म बहुत यूज होता है। पैथोलॉजी का मतलब है रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन। ठीक है ना? रोग तथा उनके जो यहाँ पर लक्षण है उनका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोलॉजी कहलाता है। रोग मतलब जो भी आपकी डिजीज है, जो भी आपकी बीमारी है, और लक्षण जो सिम्टम्स दिखते हैं उनकी बात हो रही है, उनका जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। तो रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी कहलाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में ये वाली जो टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगी। तो पैथोलॉजी जो ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम रोगों का और उनके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, उनका स्टडी करते हैं, याद रखना। दूसरा है आपका इटोलॉजी। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें इसके जो रोगों का जो कारण है कि किन कारण से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सा रोगजनक है, किस कारण से फैल रहे हैं, है ना, तो कारण का पता लगाने का जो अध्ययन है वो कहलाता है इटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोग के फैलने का अध्ययन क्या है। तो रोग के फैलने का अध्ययन कहलाता है एपिडर्मियोलॉजी। क्या कहलाता है? एपिडर्मियोलॉजी। ये कहलाता है रोग के फैलने का अध्ययन। तो ये तीन तीन टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से लिख लो, और यहां से सवाल बनने का चांसेस है तो आपके यहाँ पर पैथोलॉजी में से बनेगा। तो ये तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े, कुछ यहाँ पर ब्रांचेस पढ़ी। अब मैं आपको बता देता हूं रोग के बारे में कि जो मानव रोग है दोस्तों, जो मानव रोग है वो कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः मानव रोग आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो दोस्तों यहाँ पर होगा जन्मजात रोग, जो जन्म से हो उन्हें हम बोलते हैं जन्मजात रोग, और जो जीवन काल में अर्जित होते हैं उनको बोलते हैं उपार्जित या दोस्तों अर्जित रोग, है ना। तो मानव रोग आपके मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए। तो लिखो यहाँ पर रोग आपके, यहाँ पर टॉपिक लगाइए दोस्तों रोग, और टेबल बना के ऐसे लिख लीजिए कि ये 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? ये दोस्तों आपके 2 प्रकार के हैं। जो पहला प्रकार है वो हो गया आपका यहाँ पर क्या हो गया? जन्मजात रोग। जो बीमारी आपके जन्म से होती है उन्हें हम जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्मजात रोग का जो यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों आपके अनुवांशिकी। जितने भी अनुवांशिकी रोग होते हैं, जो अनुवांशिक रोग होते हैं, ये अनुवांशिक रोग दोस्तों आपके जन्मजाती होंगे। जेनेटिकल डिसऑर्डर होंगे, वो जन्मजाती होंगे। यानी जो अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है ना, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर, क्योंकि आपके माता पिता को अगर कोई बीमारी है तो वो आपको होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया एक वंशागत बीमारी है, अनुवांशिक डिसऑर्डर है। तो अगर किसी की वंशावली में हो गया तो हर वर्ग में ये जो है हर पीढ़ी के अंदर होगा, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो अनुवांशिक रोग एग्जाम्पल है जन्मजात रोग का। ऐसी बीमारी जो जन्म से ही हो उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। दूसरा दोस्तों है जो जीवन काल में अर्जन होता है, इसे अर्जित रोग, इसे हम अर्जित या अक्वायर्ड कहते हैं। अर्जित रोग, अर्जित या उपार्जित रोग दोस्तों, अर्जित या उपार्जित रोग कहते हैं। तो अर्जित या उपार्जित रोग जो हम जीवन काल में यहाँ पर अर्जन करते हैं, उस रोग को अर्जित या उपार्जित, यानी हम जी रहे हैं,
अब जिस भी उम्र में हमें जो बीमारी हो रही है वो अर्जित या उपार्जित रोग ही है, यानी अक्वायर्ड डिजीज हो जाएगी। तो एक तो है जन्मजात रोग और एक है अर्जित या उपार्जित। अब अर्जित या उपार्जित दोस्तों ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रोग होंगे? ये आपके दोस्तों दो प्रकार के होंगे। यानी एक तो हो जाएगा आपका कम्युनिकेबल, एक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। एक तो हो जाएगा संक्रामक रोग, एक तो दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर संक्रामक रोग, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है असंक्रामक रोग, यानी नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक। एक तो संक्रामक होता है और एक आपका असंक्रामक रोग होता है। इस बात को ध्यान रखना है। कम्युनिकेबल डिजीज और इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो संक्रामक और असंक्रामक रोगों को ही इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जन्मजात रोग कौन सा होता है, तो निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात रोग है? ऑप्शन में अगर जेनेटिक है, आनुवांशिक है, तो टिक कर देना, आंसर सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि अर्जित या उपार्जित रोग कौन सा है, तो ये दो हैं, संक्रामक, असंक्रामक। संक्रामक यानी कम्युनिकेबल, संक्रामक मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं वो संक्रामक होते हैं, और जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक होते हैं। अब संक्रामक कौन से हैं, असंक्रामक कौन से हैं, अगली स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आप, अब यहां पर मैं लिखता हूं दोस्तों संक्रामक रोग यानी आपके कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, यहां से भी सवाल बनते हैं। अगर आसान पेपर बन रहा है या बन जाते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बन जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कहां होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग दोस्तों, संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज होगा। और इसके अलावा दूसरा जो है आपका ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा असंक्रामक रोग, है ना, असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए अब संक्रामक रोग में दोस्तों कौन कौन से हैं ये देखिए आप लोग। संक्रामक रोग में दोस्तों आपका हो जाएगा जैसे कि बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले, जीवाणु जनित रोग जितने भी होंगे, टीबी वगैरह आपका, है ना, ये सब किस में आ जाएगा? कुष्ठ रोग हो गया, टीबी हो गया, ये सब आपका आ जाएगा संक्रामक रोग में। दूसरा वायरस से होने वाले यानी विषाणु से होने वाले वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग, ये वायरस जनित रोग भी दोस्तों आपके क्या होते हैं? ये भी आपके दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? संक्रामक रोग हो जाएंगे। इसके अलावा जीवाणु, विषाणु, कवक यानी फंगल इन्फेक्शन, फंगल कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, ये भी आपके दोस्तों संक्रामक रोग होंगे, है ना। इसके अलावा कवक हो गया, जीवाणु, विषाणु, कवक, आपके जो कृमि, कृमि जनित रोग जो हैं, जो आपके हेलमंथी, जैसे आपका हो गया मलेरिया, तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम कृमि से होता है, याद रखना, जो प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो कृमि हो गया, कृमि जनित रोग हो गया दोस्तों, है ना, कृमि जनित रोग है। इसके अलावा जो है आपका, जैसे आपका हाथी पांव, फील पांव होता है, जो हम एलिफेंटियोसिस बोलते हैं, उसमें पैर हाथी जैसा हो जाता है, तो वो आपका एक प्रकार का कृमि जनित रोग है, यानी वो किसी कृमि से होता है ना, याद रखना। और एक आपका है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे आपका यहाँ पर गंजापन हो गया, है ना, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग दोस्तों, किससे? प्रोटोजोआ से। यहाँ पर नोट करिएगा, प्रोटो, प्रोटोजोआ से या प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चार प्रकार की बीमारी हो गई यहाँ पर, किसमें? संक्रामक में। जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, कवक से होने वाले, कृमि से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, ये सब आपके संक्रामक रोग दोस्तों हो गए। असंक्रामक रोग की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, असंक्रामक। संक्रामक तो फिर भी आप पहचान कर सकते हैं, जो असंक्रामक रोग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो असंक्रामक में जैसे कि आपका आ गया यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन संबंधी रोग, विटामिन की कमी से या विटामिन संबंधी रोग दोस्तों, विटामिन संबंधी रोग आपके आ गए हैं इसमें असंक्रामक में, है ना। इसके अलावा जो आपके विटामिन संबंधी हो गया, या जो पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, तो विटामिन संबंधी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हॉर्मोन्स की कमी की वजह से, है ना, हॉर्मोन्स संबंधी जो रोग होंगे, हॉर्मोन संबंधी रोग भी आपके क्या हो जाएंगे? असंक्रामक हो जाएगा। एक आपका जो कैंसर है ना दोस्तों, कैंसर, कैंसर भी आपका असंक्रामक रोग है, याद रखना, कैंसर आपका असंक्रामक रोग है ना। तो हार्मोन संबंधी रोग हो गए, हार्मोन संबंधी रोग हो गए आपके। इसके अलावा देखिए, सही से लिख लो इसको, हार्मोन संबंधी रोग दोस्तों, क्या हो गया? हार्मोन संबंधी रोग, है ना, जैसे कि आपका गलगंड है, घेंगा है, सब आपके संक्रामक रोग नहीं होते, ये जिनको है उन्हीं को रहेंगे। तो हार्मोन संबंधी रोग, संबंधी रोग,
और हार्मोन संबंधी रोग के अलावा आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या बताया था मैंने, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, इसके अलावा कैंसर मैंने बताया था कि जो कैंसर है ये भी आपका असंक्रामक रोग है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से असंक्रामक है, उसमें कैंसर ही होता है, कैंसर होता है उसमें ऑप्शन में। और चौथा यहाँ पर एलर्जी। अब आपका मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सर एलर्जी कैसे? एलर्जी तो भाई एक दूसरे के पास में बैठने से फैल जाती है, ऐसा होता है। मैं बताऊंगा कि एलर्जी कैसे आपका जो है असंक्रामक रोग है। जी हाँ, एलर्जी कैसे आपका असंक्रामक रोग है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन संबंधी रोग, हार्मोन संबंधी, कैंसर, एलर्जी और एक गठिया। गठिया जो है, जो आपके गठिया जो आपके पैरों में या फिर जो आपकी गांठें जो बन जाती है ना, गठिया रोग है ना, तो पैरों के अंदर होता है ये, है ना, तो गठिया रोग हो जाएगा। तो गठिया, एलर्जी, कैंसर, हार्मोन, विटामिन या कोई भी पोषक तत्व संबंधी रोग है वो आपका असंक्रामक रोग है, यानी वो एक दूसरे के जो है संपर्क में आने से नहीं फैलता, वो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता, इसीलिए उसको हम बोलेंगे असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाए, जैसे जीवाणु जनित वायरस, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ, है ना। और इसमें विटामिन संबंधी, हार्मोन संबंधी, कैंसर, एलर्जी और गठिया रोग। अब आपका जो डाउट है दोस्तों वो हो सकता है एलर्जी को लेकर। देखिए एलर्जी की बात करते हैं। अब एलर्जी की बात करें दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, किसी व्यक्ति को एलर्जी है, एलर्जी मतलब जैसे कि ये नहीं जुकाम, अगर किसी को जुकाम हो रही है और आप उसके पास बैठ गए तो आपको जुकाम हो गई, भैया जुकाम वायरस की वजह से होती है, एलर्जी नहीं है कोई जुकाम लगा। जुकाम कॉमन कोल्ड वायरस जनित रोग है। जी हाँ, कॉमन कोल्ड वायरस जनित रोग है। आपको खांसी हो रही है, पास में बैठने से किसी और को खांसी हो गई तो वो कोई खांसी, कोई एलर्जी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग बात? आपके फुंसियां हो रही हैं, कुछ आपके चेचक हो रही है और आपके पास के बैठने से चेचक हो गया तो चेचक भैया कोई आपका एलर्जी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना, एलर्जी जो होती है ना वो होती है दोस्तों आपके, जैसे कि किसी को धूल से एनर्जी है ना, किसी को किससे एनर्जी है? धूल से, धूल से एनर्जी है। किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, गेहूं खाने से, किसी को आजकल बहुत चल रहा है ये गेहूं से एलर्जी रहती है काफी लोगों को, है ना। तो काफी लोगों को बाजरा खाने से एलर्जी है, काफी लोगों को धूप से एलर्जी है। तो हर चीज से एलर्जी हो सकती है किसी न किसी चीज से, पर्टिकुलर इंसान को। तो वो अगर मुझे गेहूं खाने से एलर्जी है तो किसी और को क्यों होगी? किसी मेरे साथ जो बैठने वाला है उसको क्यों होगी? ये तो मुझे है ना बीमारी। तो एलर्जी कोई पर्टिकुलर चीज से होती है और एलर्जी का इलाज भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप उन्हें बोलोगे कि सर हमें एलर्जी का इलाज बता दो, हमें दवाई दे दो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो आपको इतना बता सकते हैं कि आपको एलर्जी है, टेस्ट कर लो, एलर्जी का पता लग जाएगा। वो आपको बता देंगे कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे आप दूर रहो, जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे आप दूर रहो, यही बोलेगा डॉक्टर। कि भैया गेहूं से एलर्जी है तो गेहूं खाओ मत आप। और काफी लोग हैं जो 20-20 साल तक नहीं खाते, ग्लूटीन होता है ना इसके अंदर, गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन, ठीक है ना। हाँ, तो काफी लोगों को दूध से एलर्जी होती है, काफी को धूल से होती है, काफी को सूर्य से मतलब प्रकाश से एलर्जी होती है। तो जिससे एलर्जी है उससे आपको बचना है, यही इलाज है, इसके अलावा डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता। तो एलर्जी अलग चीज है। तो यह आपका असंक्रामक है। विटामिन संबंधी रोग आपके, जैसे कि रतौंधी किसी को हो गया, है ना, तो भाई रतौंधी अगर मुझे है तो मुझे ही है, किसी और को नहीं होगा मेरे साथ में जो बैठ रहा है ना। हार्मोन संबंधी किसी को अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज भी वैसे इंसुलिन का अनकंट्रोल से होता है, तो डायबिटीज में किसी के संपर्क में आने से थोड़ा ना फैलेगा। समझ रहे हो बात को? कैंसर भी अगर कैंसर मुझे है तो वो किसी और को नहीं होगा, जो मेरे संबंध में है या मेरे संपर्क में है वो नहीं होगा दोस्तों। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके असंक्रामक रोग हैं और ये आपके संक्रामक रोग हैं। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं और ये नहीं फैलते। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से संक्रामक रोग है, 4 ऑप्शन देंगे सॉरी, निम्न में से संक्रामक रोग है, आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। विटामिन संबंधी रोग, एलर्जी, गठिया रोग और टीबी। तो टीबी आंसर हो जाएगा। टीबी एक संक्रामक रोग है, बाकी तीनों असंक्रामक रोग हैं। इस टाइप के सवाल यहां से बनेंगे। क्लियर है क्या? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे जन्मजात रोग को। और जन्मजात रोग में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका आनुवंशिक रोग। कौन सा है? जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है। ठीक है ना। तो आप लोग को टॉपिक लगाना है दोस्तों, आप लोग को टॉपिक लगाना है आनुवंशिक रोग। क्या लगाएंगे आप लोग? पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जन्मजात रोग। हम पढ़ रहे हैं यहां पर, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों जन्मजात रोग।
और जन्मजात में हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिक, ठीक है ना। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जन्मजात में हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिक रोग। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक रोग। जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक रोग टॉपिक लगाइए आप लोग, अनुवांशिक रोग। अब ये अनुवांशिक रोग भी आपके दोस्तों दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। ये अनुवांशिक रोग भी आपके कितने प्रकार के मैंने डिवाइड कर दिए हैं? दो प्रकार के मैंने यहां पर डिवाइड कर दिए हैं कि दो प्रकार के आपके रोग हो, है ना, दो प्रकार से आपके रोग हो सकते हैं। अच्छा, पहला तो हो सकता है कि गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से, या हम कह सकते हैं जीन में उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न रोग। जीन में उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ठीक है, जीन में उत्परिवर्तन। और दूसरा है आपका दोस्तों यहां पर, दूसरा है आपका यहां पर, वो है गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। यानी दोस्तों अगर जीन में कुछ हेरफेर की वजह से कोई रोग हो रहा है तो वो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होगा। गुणसूत्र में कुछ हेरफेर की वजह से हो रहा है तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होगा। जैसे जीन में उत्परिवर्तन की वजह से जो रोग हो रहे हैं वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपके जैसे कि हीमोफीलिया है ना, आपका हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है और ये रोग आपके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होगा। अब जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया जिसको हम पढ़ेंगे, तो सिकल सेल एनीमिया आपका अनुवांशिक रोग है और ये भी आपके दोस्तों जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। एक आपका जो वर्णांधता होता है, ये जो आपका नाइट ब्लाइंड, आपके जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता, ये वर्णांधता भी दोस्तों आपके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होगा। लेकिन जितने भी सिंड्रोम वाली बीमारी है, जैसे कि टर्नल सिंड्रोम है, टर्नल सिंड्रोम है ना, टर्नल सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा आपका पटाऊ सिंड्रोम हो गया, टर्नल है, पटाऊ सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पटाऊ सिंड्रोम हो गया। पटाऊ सिंड्रोम के अलावा दोस्तों यहाँ पर क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? क्लाइफेल्टर, क्लाइमफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पर हो गया। ये भी आपका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से, है ना। तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से जो रोग होंगे वो आपके सिंड्रोम वाले, टनल सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। तो सिंड्रोम वाली जो बीमारी होगी ये गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होगी। वैसे जितने भी गुण, ये आपके सिंड्रोम वाली जो डिजीज है और जो आपकी हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आपके वर्णांधता है, ये सब आपके जो है दोस्तों, ये फिनाइल कीटोनूरिया है, ये सब आपके अनुवांशिक रोग हैं। लेकिन मैंने अनुवांशिक रोग को, जेनेटिकल डिसऑर्डर को मैंने दोस्तों यहाँ पर जेनेटिकल जेनेटिकल डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर को मैंने यहां पर दो भागों में बांट दिया। एक तो जीन में उत्परिवर्तन और एक गुणसूत्र में। कि जीन में कुछ ऊपर नीचे हो, हेर फेर हो, उससे आपका हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, है ना, थैलेसेमिया, है ना, एक आप और लिख सकते हैं यहां पर थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, ये रोग तो आपके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होंगे। और गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से जो रोग होंगे वो आपके टनल सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, और भी जो सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम, ये सब आपके गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भैया मानव में जो गुणसूत्र है वो आपके 23 जोड़ी 46 है, और उन 46 गुणसूत्र में यहां पर चेंजेस आ रहा है, किसी की वृद्धि हो रही है तो कोई घट रहा है, तो वो आपके सिंड्रोम है। जीन में कोई दिक्कत है तो भैया फिर आपके हीमोफीलिया ये सब रोग हो जाएंगे। अभी समझ में आएगा आपको, गजब तरीके से मजा आ जाएगा। छापिएगा इसको, है ना, इसको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यहां पर आनुवंशिक रोग। पहला जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो जेनेटिकल डिजीज, डिजीज, ठीक है, पढ़ लो भाई, लगाओ टॉपिक जेनेटिकल डिजीज, है ना। देखो, आनुवांशिक रोग में जो पहला रोग हम पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों हीमोफीलिया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, आनुवांशिक आपके एलडीसी के सिलेबस में और सीईटी के सिलेबस में
अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल हम पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के जो मेंडल के जो नियम है वो हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स इस चैप्टर के बाद में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी हम रोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर हम जेनेटिक्स की बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो मैं अब उसमें आपको नहीं पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बात को? समय का ऐसे ही बचत होगा, क्योंकि जेनेटिक्स में अगर मैं जाके रोग पढ़ा रहा हूं तो यहां पर भी तो मैं वही पढ़ा रहा हूं ना, ये भी तो आपके जेनेटिक्स के डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक्स के ही डिजीज हैं, तो मैं उसमें क्यों पढ़ाऊंगा? तो उसमें जो चीज रह गई है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। बाकी जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है आपका। समझ गए आप लोग? ठीक है ना? चलिए, तो आनुवंशिक रोग टॉपिक लगाओ, जेनेटिकल डिजीज आप लोग टॉपिक लगाएंगे। और पहला जो आपका यहां पर हो जाएगा वो है दोस्तों हीमोफीलिया। क्या है पहला जो रोग है? वो है आपका हीमोफीलिया। चलिए भाई, हीमोफीलिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हीमोफीलिया है वो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से हुआ है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, हीमोफीलिया को हम शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग, रॉयल डिजीज। शाही मतलब रॉयल, जो राजा महाराजा होते हैं वो शाही लोग होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं रॉयल। और क्रिसमस रोग भी कहते हैं। अब ये क्रिसमस रोग क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, बात करते हैं दोस्तों हीमोफीलिया। ये आपने खूब सुना है, खूब पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सब में पढ़ा है आपने। हीमोफीलिया आपका आनुवंशिक रोग है, ये आपके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये आपके शाही रोग है, क्योंकि दोस्तों रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ था। रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की वंशावली, रानी विक्टोरिया की जो वंशावली है, जो वंशावली है उसमें ये हुआ था। रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ, ठीक है ना। इसी कारण इसको हम बोलते हैं शाही रोग या रॉयल डिजीज इसको बोलते हैं। तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। जिस इंसान को ये बीमारी है उसमें क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों, ब्लड क्लोट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त बहता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको ये रोग है। एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो अगर किसी के माता पिता को है तो बच्चे को भी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहां पर ये रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। और ये किसी रानी विक्टोरिया की वंशावली में ही किसी क्रिसमस को हुआ था। किसका नाम था? क्रिसमस, है ना, कि कोई राजा होगा या कोई राजकुमार होगा क्रिसमस, उसको ये हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिसमस रोग। क्या बोलते हैं? क्रिसमस रोग। और कोई एजेंडा नहीं है इसका, और कोई फंडा नहीं है कि अलग से कहीं टपक गया है, ऐसा कुछ नहीं है। शाही रोग तो क्यों कहते हैं? क्योंकि रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ। अब रानी विक्टोरिया राजा महाराजा यार, इंग्लैंड की रानी है ना भाई। और क्रिसमस रोग की अगर हम बात करें तो क्रिसमस जिसको हुआ, जिसको ये हिमोफीलिया हुआ, जो रानी विक्टोरिया की वंशावली का था, चाहे वो राजा होगा या राजकुमार होगा, तो इसलिए इसको क्रिसमस रोग कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस को हुआ था। समझ गया? समझ गया आप लोग सभी? चलिए, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ये क्या है? ये आपका जो है यहाँ पर, ये किस प्रकार का रोग है? देखिए, एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न यानी एक्स लिंक्ड डिजीज है। सहलग्न यानी लिंक्ड डिजीज है। देखो भाई, देखो, पुरुष में और महिलाओं में गुणसूत्र होते ही होते हैं, पुरुष और महिला में गुणसूत्र होते हैं। मानव की बात करते हैं, पुरुष महिला ये इधर लिख दिया मैंने, मानव ये लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछे, और सीईटी में तो इतना आसान सवाल ही बन गया था, पिछली वाली सीईटी में तो इतना आसान सवाल बन गया था कि मानव में कितने यहाँ पर गुणसूत्र हैं, पुरुष में कितने हैं, लिंग कितने हैं, काई गुणसूत्र कितने हैं, इतने आसान सवाल बन जाते हैं। देखो भाई, मानव में टोटल यहाँ पर जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों उन 46 में से जो है आपके, उन 46 में से जो आपका यहाँ पर 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये तो कायिक गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्र तो आपके कायिक गुणसूत्र हैं। कायिक मतलब जो आपके शरीर का निर्माण या विकास करें, तो ये कायिक गुणसूत्र तो हो गया आपका यहाँ पर 44। बाकी के जो 2 गुणसूत्र हैं, ये हम मानव की बात कर रहे हैं दोस्तों, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों आ गया।
मानव की हम बात कर रहे हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी जोड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल आया था। अब आप बोलोगे सर इतना आसान आया था? बिल्कुल इतना आसान सवाल आया था। तो यहां पर यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जो मानव है, इस मानव में 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जिसमें 44 गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र हैं, और बाकी के दो जो हैं दोस्तों, ये आपके लिंग गुणसूत्र हैं, है ना, ये आपके लिंग गुणसूत्र हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, दो होते हैं। चार मत बोल देना, दो होते हैं। मेल में दो होते हैं, फीमेल में दो होते हैं। देखिएगा, पुरुष में जो गुणसूत्र हैं 44 प्लस आपका एक्स और वाई। फीमेल में जो गुणसूत्र हैं 44 प्लस एक्स और एक्स। क्या ये 46 हो गए? ये भी 46 हो गए क्या? ये है दोस्तों गुणसूत्र का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से गुणसूत्र होंगे। ये गुणसूत्र की व्यवस्था है मानव में। तो ऑटोसोम किसे बोलते हैं, है ना, इसके अलावा आपकी सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र है दो, मात्र दो। एक तो XX और एक XY, है ना। 44 प्लस XY तो है पुरुष में, और 44 प्लस XX है आपके यहाँ पर दोस्तों किसमें? आपके महिला में। किसमें हो जाएगा दोस्तों? महिला में हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या बढ़िया मजा आ रहा होगा आपको। देखिए, तो एक्स संलग्न रोग है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पुरुष और जो महिला है इसकी बात करेंगे हम, और जो बात होगी वो आपके लिंग गुणसूत्र की बात होगी, यानी XY की और XX की बात होगी। देखिए, इस रोग में पुरुष प्रभावित व महिला वाहक होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस बीमारी में यानी हीमोफीलिया में पुरुष तो क्या होगा दोस्तों? प्रभावित होगा। यानी जो इफेक्टेड होगा वो तो होगा आपका मेल, और जो फैलाने वाली है, जो वाहक होगी, वो क्या होगी? महिला। जो आपके कैरियर है, जो करियर है, वो तो है आपके यहाँ पर महिला, है ना। कैरियर मतलब जो वाहक है ना, इसको फैक्टर भी हम बोल सकते हैं। तो जो वाहक है वो तो है आपके महिला, और जो इफेक्टेड हो रहा है वो है पुरुष। तो यही तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही तो बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हीमोफीलिया, हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की, और हीमोफीलिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ये एक्स संलग्न रोग है, यानी ये आपके जो है एक्स लिंक्ड डिजीज है। अब आप सभी को बताया कि हमारे अंदर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है ना, और पुरुष महिला दोनों की हमने बात कर ली। सामान्य पुरुष की बात करें, सामान्य पुरुष की अगर हम बात करें, तो सामान्य पुरुष में दोस्तों कितने आपके यहाँ पर जो है कौन सा गुणसूत्र होगा? तो एक्स और वाई सामान्य आपके पुरुष में गुणसूत्र हो जाएंगे। अब जो आपके प्रभावित प्रभावित पुरुष है, जिसको हम ग्रसित पुरुष कह सकते हैं, है ना। अब जिसको जो बीमारी है, हीमोफीलिया की जो बीमारी है, वो क्या हो जाएगी? पुरुष को, तो वो ग्रसित पुरुष हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वो ग्रसित पुरुष हो गया। अब जो ग्रसित पुरुष है वो क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, अब यहां पर दो क्रोमोसोम है, एक तो एक्स है, एक आपका वाई है। दो आपके गुणसूत्र हो गए, एक्स और वाई। अब यहां पर एक बात देखना आप लोग, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अनुवांशिक रोग जीन से संबंधित है। अनुवांशिक रोग आपके जीन से संबंधित है। कौन सा? हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। तो भाई एक तो एक्स गुणसूत्र है, और इस एक्स गुणसूत्र पर जो यहाँ पर जीन पाया जाता है, ठीक है ना, एक्स गुणसूत्र पर जो जीन पाया जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पुरुष है वो तो प्रभावित होता है, हीमोफीलिया से पुरुष प्रभावित रहता है और महिला वाहक होती है। अब पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर एक जीन आ जाता है, हीमोफीलिया का एक जीन आ जाता है, और इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका दोस्तों हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया। जी हाँ, हीमोफीलिया से क्या हो गया? ग्रसित हो गया। तो हीमोफीलिया का जो जीन है वो किस पे आ जाता है? वो पुरुष के एक्स गुणसूत्र पे आ जाता है। इसके मतलब यह है कि भैया वो किससे ग्रसित हो गया? हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर मैंने बना दिया है ये गुण, ये आपके जीन बना दिया है। तो ये आपके ग्रसित पुरुष है और ये आपके सामान्य पुरुष है। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, सामान्य महिला, सामान्य महिला और सामान्य महिला की अगर हम दोस्तों बात करें, तो सामान्य महिला का जो यहाँ पर गुणसूत्र होंगे वो एक्स और एक्स होंगे।
ना, एक्स और एक्स। और जो यहाँ पर वाहक महिला है, वाहक जो महिला है, अब दोस्तों वाहक महिला के एक एक्स पर, वाहक महिला के एक एक्स पर क्या होगा, वाहक महिला के एक एक्स पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीन आ जाएगा। तो वाहक महिला के एक उस पे एक्स पे क्या आ गया, हीमोफीलिया का जीन आ गया, मतलब ये वाहक महिला है। और अब वाहक महिला क्यों है, क्योंकि इसके दोनों एक्स पर अगर जीन नहीं है, सिर्फ एक पर है तो वाहक है, अगर दोनों पर आ गया तो ये ग्रसित महिला हो जाएगी। ग्रसित महिला कब होगी, ग्रसित महिला तब होगी दोस्तों जब यहां पर जो है दोनों एक्स पर क्या आ जाए, दोनों एक्स पर हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हो जाए। जी हाँ, तो महिला के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स हैं, और जब दोनों एक्स पर आपके हीमोफीलिया के जीन आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो आपके ग्रसित महिला है, यानी वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो चुकी हैं। मजा आ रहा है समझने में। सबसे पहले क्या बताया कि जो सामान्य पुरुष है उसका गुणसूत्र एक्स वाई है, क्योंकि पुरुष यहां पर हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, प्रभावित होता है, इसीलिए इसके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ जाता है, इसके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ जाता है ना। तो ये आपका ग्रसित पुरुष हो गया। सामान्य महिला का गुणसूत्र एक्स एक्स है, और वाहक महिला, पुरुष तो है प्रभावित ग्रसित, महिला है वाहक कैरियर, और कैरियर यहां पर जो है आपके इस एक्स पर क्या आ जाएगा, महिला के इस एक्स गुणसूत्र पर जीन आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पर हीमोफीलिया का जीन आ गया, और अगर दोनों एक्स पे आ जाए तो समझ लो क्या है, ग्रसित है। तो अगर इसके दोनों एक्स पर यहां पर हीमोग्लोबिन सॉरी आपकी हीमोफीलिया के जीन आ जाएं तो समझ लेना क्या हो जाएगा, ग्रसित महिला हो जाएगी, यानी ये भी हीमोफीलिया से ग्रसित हो गई है। इस प्रकार से बाकी चांस वही है, चांस है आपके कि सामान्य जो पुरुष है, आपके जो ग्रसित पुरुष है इसके ज्यादा चांस होते हैं, ग्रसित महिला के चांस कम होते हैं। महिला जो है वो वाहकी होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं हीमोफीलिया। मैंने बताया इसको शाही रोग कहते हैं क्योंकि रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ। इसे क्रिसमस रोग कहते हैं क्योंकि ये क्रिसमस को हुआ। एक्स संलग्न रोग है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसे है, मैंने आपको बता दिया है कि एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो जाता है। इस रोग में पुरुष प्रभावित होते हैं, महिला वाहक होती है, ये भी हमने समझ लिया है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसी रोग में रक्त का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तो मैंने जब आपको प्लाज्मा क्लोटिंग हुई थी, है ना, प्लाज्मा की क्लोटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है, मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तो प्लाज्मा में मैंने आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा में मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से होती है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता ही नहीं है। अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन ही नहीं है तो भैया रक्त का थक्का बनेगा नहीं, है ना, रक्त का थक्का बनेगा नहीं। तो याद रखना, हीमोफीलिया में जो आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है इसकी कमी होती है, और इसी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ध्यान रखना, बस यही बातें हैं जो आपको आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया में ध्यान रखनी है। मजा आ गया होगा, आज के बाद जिंदगी में हीमोफीलिया नहीं भूलोगे। अभी देखिए आगे। अब दोस्तों हीमोफीलिया आपके दो प्रकार के हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, दो प्रकार के हैं, है ना। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया दो, दो प्रकार के हीमोफीलिया हो गया। आपके शरीर में टोटल 13 कारक हैं, मानव शरीर में टोटल 13 कारक हैं, यानी 13 फैक्टर हैं। उन 13 फैक्टर में से अगर आठवें फैक्टर की क्या हो जाए, कमी हो जाए, यानी आठवें कारक की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। और अगर यहां पर जो है आपका चौथे नंबर का लिखा हुआ है ना, चौथे कारक की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया बी। जिस व्यक्ति के यहां पर अगर आठवें कारक की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो भैया कौन सा बीमारी है, हीमोफीलिया ए1 है। और आपके यहां पर हीमोफीलिया बी किसको है, जिसमें फैक्टर यहां पर फोर्थ की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग बात को। टोटल कितने फैक्टर होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, 13 फैक्टर होते हैं। 8 की कमी से हीमोफीलिया ए हो जाएगा, और यहां पर जो है हीमोफीलिया बी फैक्टर फोर्थ की कमी से होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अगर किसी की माँ को और उसके पिता को हीमोफीलिया है तो पुत्र को होने के चांस कितने हैं,
है ना, या किसी की माता को हीमोफीलिया है तो पुत्र कितने परसेंट हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, ये सवाल बनते हैं, है ना। तो हम देखते हैं, और वाहक महिला एक तरफ है और एक तरफ है सामान्य पुरुष, इन दोनों में हम क्रॉस करा के देख लेते हैं तो पता लग जाएगा दोस्तों। इनको दूर दूर लिख दीजिए, इनको दूर दूर लिख दो, है ना। इनको हम क्या करेंगे, दूर दूर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर है दोस्तों आपका एक्स, और एच का मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, हीमोफीलिया का जीन है, इसलिए ये क्या है, वाहक महिला है ना। और ये एक्स आपका नॉर्मल है ना। सामान्य पुरुष मतलब कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये आपका एक्स और ये आपका वाई। अब देखिए, अब इसको क्रॉस करवाएंगे हम लोग, तो क्रॉस करवाइए पहले को, यानी एक्स पे जो आपका एच हीमोग्लोबिन है, मतलब एच जो आपका हीमोफीलिया का जीन है, उसका क्रॉस करवाएंगे नॉर्मल एक्स, है ना। सही से करवा लो भाई, तो आपको सही से मिलान कर, तो यहाँ पर इसका क्रॉस हमने करवा दिया पहले इससे। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर एक्स, एच और नॉर्मल एक्स आ जाएगा। फिर इसी का क्रॉस हमने किससे करवाना है, हमें करवाना है वाई से। किससे करवाना है दोस्तों, वाई से। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, एच और वाई आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस x का क्रॉस करवा दो इस वाले x से, ये करवा दिया तो यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा। और इस वाले x का क्रॉस करवा दो फिर आपके यहाँ पर जो है y से, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ में आ गया शानदार तरीके से। देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों, मैंने बोला वाहक महिला, और वाहक महिला कौन है, जिसके एक्स गुणसूत्र पर एच आपका क्या, यानी हीमोग्लोबिन का जीन क्या है, उपस्थित है, इस पे उपस्थित है। ये सामान्य पुरुष है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स वाई इसका गुणसूत्र आपका हो जाएगा। इनमें क्रॉस करवाया, एक्स एच जो हीमोग्लोबिन से आप, सॉरी हीमो आपके जो यहाँ पर फीलिया है उससे जो ग्रसित है, उससे जो ग्रसित है उसको आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर क्रॉस करवा दिया। और जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर बन गया एक्स एच और एक्स, है ना। यानी एक्स एक्स गुणसूत्र किसका होता है, महिला का होता है, किसका होता है, महिला का होता है। और महिला के एक एक्स पे क्या आ गया, एक एक्स पे दोस्तों एच आ गया, यानी ये दोस्तों वाहक महिला है। कैसी महिला है, वाहक महिला है। तो यहां पर नोट करो और लिखो वाहक महिला, ठीक है, लिखिएगा दोस्तों वाहक महिला, ये आपके वाहक महिला है, जिससे फैल रहा है। क्लियर है। अब एक्स एच वाई, अब ये आपका ग्रसित पुरुष हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये ग्रसित पुरुष हो गया, क्योंकि पुरुष का जो गुणसूत्र है वो एक्स वाई होता है, और पुरुष ही क्या होता है, आपके प्रभावित होता है, इसलिए पुरुष ग्रसित होगा। और पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर अगर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रसित हो जाएगा। तो एक्स एच वाई यानी ग्रसित पुरुष हो गया। अब इस एक्स एक्स का मतलब है सामान्य महिला दोस्तों, सामान्य महिला, इस एक्स एक्स का मतलब हो गया, ये हो गया दोस्तों सामान्य महिला। और इस एक्स वाई का मतलब हो गया सामान्य पुरुष, क्या हो गया दोस्तों, सामान्य पुरुष हो गया। ये आपका जो है क्रॉसिंग हमने करवा लिया, समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब आपको इससे, इस चेकर बोर्ड से, इस क्रॉसिंग से आपको क्या पता लग रहा है, देखो ये चार चीजें हैं, चार हैं, ये 100% में से यहां पर जो वाहक महिला है ये 25% है, यहाँ पर ग्रसित पुरुष 25% है, यहाँ पर सामान्य महिला 25% है, यहाँ पर आपका सामान्य पुरुष 25% है। सारे के सारे क्या हो गए, 25-25-25% हो गए। लेकिन अब देखिए, वाहक महिला और सामान्य पुरुष के क्रॉस से जो उत्पन्न है 25% तो वाहक महिला है, 25% आपके जो है यहाँ पर ग्रसित पुरुष है, 25% सामान्य महिला है और 25% सामान्य पुरुष है। ये तो बच्चे हैं, ये तो क्या है, ये तो बच्चे हैं। बच्चे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर कर दोगे, कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वाहक महिला और आपके जो है सामान्य पुरुष के मध्य में क्रॉस है, उनसे उत्पन्न जो बच्चा है उसमें वाहक महिला कितनी परसेंट होगी, 25%। ग्रसित पुरुष कितना परसेंट होगा, 25%। आपके सामान्य महिला कितनी परसेंट होगी, 25%। और सामान्य पुरुष कितना परसेंट होगा, 25%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुरुष है, पुरुष पूछा जाए कि ग्रसित पुरुष कितने हैं, तो पुरुष तो कितने हैं, 100%। एक तो सामान्य पुरुष और एक आपका यहां पर ग्रसित पुरुष, तो ओनली पुरुष पूछा जाए तो आंसर होगा 50%, क्योंकि पुरुष तो दो ही हैं, सामान्य और ग्रसित। तो ग्रसित 50% और सामान्य 50%। समझ गए आप लोग, यही आपको ध्यान रखना है। और ये बढ़िया तरीके से मैंने आपको हीमोफीलिया पूरा पढ़ा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, यही पूछते हैं और यही सवाल आपके बनते हैं। अगला जो आपका यहाँ पर आनुवंशिक रोग है जो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है, और वो है दोस्तों आपका वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस आपका यहाँ पर हो जाए। तो टॉपिक लगाइए सारे के सारे कलर ब्लाइंडनेस। तो
क्या लगाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस आप लोग यहाँ पर टॉपिक लगाइएगा। आंखों से संबंधित रोग है वर्णांधता, कलर हमारी जो आंखें हैं वो एक तो लाल रंग है ना, कौन सा रंग, लाल रंग, और एक हरा रंग, लाल हरा और नीला भी होता है जो प्राइमरी कलर्स बोलते हैं जिनको। तो प्राइमरी कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर नहीं कर पाता। यानी आपको अगर मैं लाल दिखाऊंगा तो हरा दिखेगा, हरा दिखाऊंगा तो लाल दिखेगा, यानी आप डिफरेंस नहीं कर सकते। इसलिए वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति कभी भी ज्वाइन नहीं करते, रेलवे में, पुलिस में, इन भर्तियों में इनको नहीं लिया जाता है ना। अगर रेलवे के आप ड्राइवर बन गए तो आपको हरी झंडी दिखाएंगे तो आपको लाल दिखेगी, लाल दिखाएंगे तो हरी दिखेगी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि वर्णांधर व्यक्ति को यहाँ पर एलिजिबल नहीं करेंगे, है ना। और जो आपका आई टेस्ट होता है ना, उस आई टेस्ट में भी आपके वर्णांधरता की टेस्ट की जाती है कि क्या पता इसको कलर ब्लाइंडनेस हो। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता तो ले लेते हैं, होता है तो वैसे फॉर्म नहीं भर सकता है। तो वर्णांधता का संबंध जो है रंगों में विभेद नहीं कर पाता है ना। जिसको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाम से पता लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस, यानी रंगों में, रंगों में विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाते हैं, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं जो आपके वर्णांधता से ग्रसित हैं, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। याद रखेंगे आप लोग सभी, ठीक है। कौन से रंग, एक तो लाल रंग और एक हरा रंग, एक नीला भी होता है। तो जो प्राइमरी आपके 3 कलर्स हैं, एक तो आपका हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू जो प्राइमरी कलर्स हैं उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, स्पेशली एक तो रेड और एक ग्रीन। लाल तो दिखेगा हरा, हरा दिखेगा लाल, तो दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। ये भी आपका क्या है दोस्तों, एक्स संलग्न रोग है। कैसा है, एक्स संलग्न रोग है, यानी ये भी आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्स लिंक्ड डिजीज है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से एक्स संलग्न रोग है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, तो वो है दोस्तों आपके वर्णांधता। हीमोफीलिया भी थी, वर्णांधता भी है, क्लियर है। तो जो क्रॉस और जो बातें मैंने आपको बताई है कि वाहक कौन है, महिला, और आपके जो है ग्रसित कौन है, तो इसमें भी पुरुष तो क्या होगा, प्रभावित होगा, और महिला क्या होगी, वाहक होगा। तो जो ग्रसित हो गया, जो ग्रसित हो गया वो तो क्या हो गया यहाँ पर, पुरुष हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया। तो सब कुछ सेम है। जो बोर्ड, जो वहां पर क्रॉस मैंने करवाया था ना, वही क्रॉस यहाँ पर होगा। सारी बातें छाप लेना, है ना, वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। जो हीमोफीलिया में पढ़ाया है वही बातें यहाँ पर छाप लेना, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में छपेगा। इससे बाहर परीक्षा में नहीं आने वाला, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लेना आप लोग। और जब क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, जो वर्णांधता है इसमें, जिसको भी वर्णांधता है वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता, स्पेशली लाल और हरे रंग में, ठीक है। और ये भी एक्स संलग्न रोग है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। पुरुष प्रभावित होगा, महिला वाहक होगी, तो सब कुछ हीमोफीलिया जैसा ही इसमें हो जाएगा कि जो आपके पुरुष जो ग्रसित है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे उसके ऊपर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका यहाँ पर जीन आ जाएगा, है ना। समझ गए आप लोग, उसके एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का आ जाएगा, और महिला पर जो है उसका आ जाएगा एक्स पे, है ना। तो महिला तो आपका वाहक हो गई है, और पुरुष आपके क्या हो गए, यहाँ पर प्रभावित हो गए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके बाद में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सिंड्रोम आ गए। क्या आ गए दोस्तों, सिंड्रोम आ गए हैं, डाउन सिंड्रोम, ये सब का आ गए हैं, कैट क्राई सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, सिंड्रोम मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सिंड्रोम से पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं एक तो सिकल सेल एनीमिया के, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग। जीन में उत्परिवर्तन की वजह से एक तो पढ़ा हमने कौन सा दोस्तों, एक तो पढ़ा हमने यहाँ पर जो है हीमोफीलिया, दूसरा पढ़ा वर्णांधता, अब तीसरा नोट करो सिकल सेल एनीमिया। तीसरा नोट करिएगा सिकल सेल एनीमिया। बस इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो बात यही है कि सिकल सेल एनीमिया रोग में, पहली बात तो एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आरबीसी है, जो आपकी रेड ब्लड कार्पोसेल है, वो कैसे हो जाती है, हसिया आकार। हसिया कुछ ऐसे रहता है, हसिया दांतड़ा नहीं होता, दांतड़ा, गाँव में बोलते हैं दतिया, दतिया दांतड़ा, है ना। फसल काटने का जो दांतड़ा होता है उसको वो हसिया भी बोलते हैं कुछ भाषा में उसको। तो आरबीसी कैसे हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है। दांतड़ा तो फिर भी ज्यादा गोलाई होती है उसकी, हसिया की गोलाई कम रहती है। हसिया कुछ ऐसे रहता है ना, और दांतड़ा कुछ ऐसे रहता है। समझ गए आप लोग बात को, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो आरबीसी कैसा हो जाता है, हसियाकार हो जाता है।
आरबीसी हसियाकार हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि रक्त की कमी से संबंधित यहाँ पर रोग आपका होगा। तो सिकल सेल एनीमिया ये जो बीमारी है ये भी जीन में उत्परिवर्तन की वजह से हो रही है। जीन में उत्परिवर्तन की वजह से हो रही है। समझ रहे हो आप लोग बात को। और इसके अलावा इसमें जो आरबीसी है वो हसियाकार की हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये जो है आपके रक्त से संबंधित यहाँ पर बीमारी हो गई। नेक्स्ट, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। जिस व्यक्ति को थैलेसेमिया का रोग है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। अरे भैया हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो फिर आपके जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कैसे होगा शरीर में। तो थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। फिर है आपका दोस्तों यहाँ पर फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, इसमें रक्त में जो फिनाइल एलिलिन है, क्या होता है, जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोनूरिया जो रोग है और उसके रक्त में फिनाइल एनिलीन है ना, उसके ब्लड के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, जो आपका फिनाइल, जो फिनाइल एलिलीन है ना, एनेलीन है, जो फिनाइल एलिलीन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिससे कि बच्चा क्या हो जाता है, अल्प बुद्धि हो जाती है। मतलब थोड़ा मतलब याददाश्त कम हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको फिनाइल कीटोनूरिया होता है। क्योंकि उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसके ब्लड में दोस्तों एक केमिकल है आपका फिनाइल एलिलिन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और इसकी मात्रा बढ़ने से फिर वो बुद्धि क्या हो जाती है, बच्चे से ही बुद्धि उसकी अल्प बुद्धि होती है। ये बात ध्यान रखना। तो फिनाइल कीटोनूरिया में दोस्तों क्या याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, फिनाइल एलिलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि का दोस्तों हो जाएगा। ये हो गया। एक है आपका एल्केप्टोनूरिया। एक कौन सा यहाँ पर जो है जीन से संबंधित है, जीन में उत्परिवर्तन संबंधित, एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया में इसमें क्या होता है, यूरिन के साथ, यूरिन मतलब जो मूत्र है आपका, यूरिन के साथ में एल्केप्टोन बाहर निकलता है, जिसके कारण यूरिन काला पड़ जाता है। आपसे किस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वजह से यूरिन काला पड़ जाता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वजह से यूरिन काला पड़ जाता है। तो दोस्तों वो जो बीमारी है वो है एल्केप्टोनूरिया। कौन सी है दोस्तों, एल्केप्टोनूरिया है। कौन सी है, एल्केप्टोनूरिया है। समझ गए आप लोग। तो एल्केप्टोनूरिया में क्या होता है, इसमें यूरिन के साथ एल्केप्टोन बाहर निकलता है और जिससे यूरिन काला हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है इसमें क्या होगा, इसमें आपका, में आपका क्या हो जाएगा, एल्केप्टोनूरिया में क्या होता है, याद रखना आप लोग, क्या हो जाता है इसमें, एल्केप्टोन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, यानी मतलब बाहर निकल जाएगा, एल्केप्टोन बाहर निकल जाएगा और यूरिन काला पड़ जाता है। ठीक है। तो ये आपके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग हो गए। अब हम देखते हैं वापस से इन सभी को। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ, आरबीसी हसियाकार हो गया और जीन में उत्परिवर्तन से होने वाला है, आरबीसी का जो आकार है कैसा हो जाएगा, हसियाकार हो जाएगा। थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। फिनाइल कीटोनूरिया में दोस्तों इसमें जो फिनाइल एनिलील है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और बच्चा क्या हो जाता है, अल्प बुद्धि का हो जाता है। ध्यान रखना। फिर मैंने बताया एल्केप्टोनूरिया, इसमें यूरिन के साथ एल्केप्टोन बाहर निकलता है और यूरिन काला पड़ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने कौन कौन से रोग पढ़ लिए जो आनुवंशिक रोग थे और जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग थे। अब ये जो एक तो टनल सिंड्रोम है आपका, एक दोस्तों जो आपका क्लाइफेल्टर सिंड्रोम है, और इसके अलावा एक आपका जैकब सिंड्रोम है, एक आपका पटाउ सिंड्रोम है दोस्तों, ठीक है ना, और एक आपका एडवर सिंड्रोम है ना, एडवर सिंड्रोम है ना, और एक आपका डाउन सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम वाली बीमारी गुणसूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुणसूत्र से संबंधित है। तो आइए इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, चलिए समझते हैं इनको। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। यहां पर आप लिख लो कि गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग। गुणसूत्र में, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले, गुणसूत्र में
परिवर्तन की वजह, सूत्र उत्परिवर्तन, टनल सिंड्रोम। देखो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि आपके 44 प्लस एक्स वाई तो होते हैं मेल में, ठीक है, और 44 प्लस एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है वो होते हैं आपके फीमेल में, इसमें होते हैं दोस्तों, फीमेल में होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है। पहली बात तो सिंड्रोम बीमारी थोड़ी अजीब ही होती है, मतलब इंसान इसमें अजीब गरीब बिहेव करता है। एक दो मूवी के एग्जांपल दे रहा हूं, उनमें जो अभिनय किया है उनको सिंड्रोम बीमारी थी। एक तो आपने देखा है तो माय नेम इज खान, शाहरुख खान की फिल्म है माय नेम इज खान, उसमें वो सिंड्रोम से ग्रसित होता है तो अजीब भी बिहेव करता है ना। और एक जो रानी मुखर्जी वाली आपने जो मूवी देखी है जिसमें वो टीचर बनती है, तो उसमें भी वो अजीब बिहेव करती है ना। हिचकी, शायद हिचकी उसका नाम है, तो उसमें वो भी सिंड्रोम से ग्रसित होती है। तो सिंड्रोम ये थोड़ी अजीब बीमारी होती है, देखो, है ना। टनल सिंड्रोम की बात करते हैं। 45, देखो हम जानते हैं कि मनुष्य में या मानव में टोटल 46 गुणसूत्र हैं, 46 हैं। मेल में भी 46 है, फीमेल में भी 46 है। मेल में 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स, टोटल 46 हो गए, ठीक है ना। देखिए टनल सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें दोस्तों एक तो आपके 45 गुणसूत्र हो गया। 45 कैसे, अरे भैया 46 होना चाहिए था, 45 गुणसूत्र कैसा हो गया इसमें। देखो भाई, आपको ऐसे कैसे लिखना है, और आपको ऑप्शन में भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने लिख रखा है वैसा ही आपको लिखना है, और आपको ऑप्शन में भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। यही सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा डिटेल की, ज्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और यही छपेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बहुत आते हैं सिंड्रोम, तो फिक्स है, एक दो सवाल फिक्स है, कोई भी एग्जाम हो सिंड्रोम की आती है। देखो टनल सिंड्रोम की बात करते हैं। हम जानते हैं टोटल 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन यहां पर कितने लिखे हुए हैं, 45 लिखे हुए हैं। 45 लिखे हुए मतलब एक गुणसूत्र की क्या है बेटा, कमी है। एक गुणसूत्र की क्या है, कमी है। अब कौन से गुणसूत्र की कमी है, देखो जो महिला में जो आपके दो गुणसूत्र हैं एक्स और एक्स, ये दो गुणसूत्र है महिला में, है ना, 44 प्लस एक्स एक्स। अब इसमें से एक एक्स गायब हो जाता है ना, इसमें से क्या हो जाता है, एक एक्स गायब हो जाता है, यानी अब बचे 45। अब इस x की जगह यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो x और जीरो, जीरो क्यों आया, क्योंकि एक x क्या हो गया, अनुपस्थित है। तो टनल सिंड्रोम में क्या होता है, मात्र 45 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र की कमी होती है। क्या होती है इसमें, इसमें दोस्तों एक गुणसूत्र की कमी होती है। एक गुणसूत्र की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, याद रखना, इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस रोग में महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं, जो, क्योंकि हम महिला की तो बात कर रहे हैं, मैंने यही तो बोला कि भैया आपके टोटल मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। क्या होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं, ये मैंने आपसे कहा। अब इस एक्स में से एक जो एक्स है ये गायब हो गया, तो बचा जीरो, है ना। तो यहां पर 44 प्लस एक्स जीरो बचा, क्योंकि एक की अनुपस्थिति है, एक है ही नहीं। तो याद रखना टनल सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति होती है, वो भी फीमेल के अंदर, इसलिए महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं। दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी हो जाना, ये लक्षण है ना। क्या क्या, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी हो जाना, तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो याद रखना 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, और यहां पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे कैसे लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे। समझ में आ गया टनल सिंड्रोम। देखो क्लाई फिल्टर, टनल के बाद में आपको क्लाई फिल्टर याद रखना है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। देखो इसमें क्या होगा, अब दोस्तों इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यहां पर लिख लो, एक गुणसूत्र की अधिकता। यहां पर तो हो रही है न्यूनता, है ना, यहां पर तो क्या हो गया, यहां पर तो हो गया गुणसूत्र की न्यूनता, गुणसूत्र की गुणसूत्र की न्यूनता हो गया, गुणसूत्र की न्यूनता। और यहां पर दोस्तों क्या हो गया, यहां पर हो गया गुणसूत्र की अधिकता, एक गुणसूत्र अधिकता हो गई। क्या हो गई दोस्तों, एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, इस बात को आप लोग ध्यान, ठीक है। यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, अब यहां पर आपको नजर आ रहे हैं 47। अरे भैया 47 कैसे हो गए, 46 तो होते हैं, 47 कैसे हो गए। तो भैया
44 प्लस एक्स एक्स यानी 44 प्लस एक्स वाई, ये पुरुषों में गुणसूत्र की व्यवस्था है। 44 गुणसूत्र हैं, साथ में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। अब यहां पर एक और एक्स आ गया, एक और एक्स आ गया, यानी डबल एक्स और वाई हो गया, एक और एक्स आ गया। अब ये एक और एक्स आ गया तो मतलब महिला के भी गुण क्या हो जाएंगे, पुरुष में आ जाएंगे। तो इस रोग में पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक और क्या आ गया दोस्तों, एक्स आ गया, तो भैया महिलाओं के गुण क्या हो जाएंगे, पुरुषों में दिखाई देने लगेंगे। और जिस पुरुष में महिलाओं के गुण दिखाई दे दोस्तों, वो तो फिर आप जानते ही हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं उन सभी में इस प्रकार की होता है। देखो ये वाला भी ट्रांसजेंडर में आ सकता है, ये वाला भी ट्रांसजेंडर में आ सकता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जिन जिन पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई दें, यानी आवाज पतली हो, दाढ़ी मूछ ना आए, है ना, तो वो सब आपके जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, ये बात ध्यान रखना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक गुणसूत्र की अधिकता होगी, कौन से गुणसूत्र की, एक्स गुणसूत्र की, ध्यान रखना। यानी पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टनल पढ़ लिया, क्लाइफिल्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जैकब सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। ये जैकब सिंड्रोम क्या होता है, इसमें दोस्तों एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, किसकी, वाई गुणसूत्र की। यानी इस रोग में बच्चा जन्म से क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। अब जन्म से अपराधी प्रवृत्ति का होता है मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी जो बच्चा होगा वो अलग होगा, मतलब जन्म से थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा अजीब होगा। तो जैकब सिंड्रोम में वाई गुणसूत्र की अधिकता हो रही है, इसकी, इसमें इसमें वाई गुणसूत्र की, वाई गुणसूत्र की अधिकता अधिकता होती है, इसमें वाई गुणसूत्र की अधिकता होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो जैकब सिंड्रोम में क्या हो रहा है दोस्तों, वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। यानी 47 44 प्लस एक्स वाई वाई, है ना। यानी दोस्तों 44 गुणसूत्र होंगे, एक वाई गुणसूत्र क्या आ गया, पुरुषों में एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, समझ लो बच्चा जन्म से क्या हो जाएगा, अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। समझ लीजिए। तो हमने तीन आपके सिंड्रोम वाली बीमारी पढ़ी। टनल सिंड्रोम, इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक्स की जगह 0 हो जाता है, महिलाओं में पुरुषों के गुण आने लगते हैं, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं, आवाज भारी हो जाती है और दाढ़ी मूछ आने लगती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अधिकता मतलब इसमें एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है और पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, आवाज का पतला होना और दाढ़ी मूछ ना आना, है ना। तो ये ट्रांसजेंडर दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैकब सिंड्रोम अगर हम बात करें तो इसमें एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है और बच्चा जो है अपराधी प्रवृत्ति का होता है बचपन से ही। अब अगले तीन सिंड्रोम, एक तो पटाऊ सिंड्रोम, एक आपका दोस्तों यहां पर एडवर्ड सिंड्रोम, और एक आपका यहां पर दोस्तों डाउन सिंड्रोम, और एक जो आखिरी बचा है वो है कैट क्राई, यानी बिल्ली जैसे रोना, क्राई मतलब रोना, कैट क्राई सिंड्रोम। चलिए, तो ये इसी क्रम में आपको लिखना है, जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी क्रम में आपको नोट्स बनाने हैं। जी हाँ, जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी क्रम में प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगी सारी बातें, बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, समझ में आएगी। पटाऊ सिंड्रोम की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पटाऊ सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। पटाऊ सबसे तो भली बात ही परिचित है आप। चलिए, इस पटाऊ सिंड्रोम में अब देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि भैया गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी 21 जोड़ी और एक्स एक्स, ये तो फीमेल में, और 21 जोड़ी और एक्स वाई, 21 जोड़ी, है ना, 21 जोड़ी और एक्स वाई, ये आपके मेल में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पटाऊ सिंड्रोम में जो 13वें जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसकी वृद्धि हो जाती है ना। 13वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि हो गई तो कौन सा सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जन्म से ही ऊपर का जो होठ है वो कटा हुआ रहता है भाई, बच्चे बचपन का, यहाँ से बचपन से ही होठ कटा हुआ रहेगा बीच में से, यानी उसको पटाऊ सिंड्रोम है। होठ पटाऊ, होठ पटाऊ, होठ कटाऊ, होठ पटाऊ, होठ कटाऊ, होठ पटाऊ, जिस बच्चे का बचपन से होठ कटा हुआ है उसे पटाऊ सिंड्रोम होगा, और 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में।
एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? इसमें 18वें जोड़ी में टोटल आपके 21 22 कितने हो गए? 23 जोड़ी हो गए, है ना? 23 जोड़ी होंगे भाई, 23 जोड़ी होंगे ना। 23 दूना कितने हो गए? 46 हो गए। 21 यानी 44, आपके 42 और 42 दो कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए वापस से देखो, यहाँ पर लिखा हमने 21, लेकिन 22, देखिए यहाँ पर 21 की जगह आप कर दो 22 कर दो, कि 22 यानी 44 और 44 और 2 आपके 46, टोटल 46 तो होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 46 होते हैं। तो 46 हो जाएंगे आप, है ना? 46 यानी 23 जोड़ी, कितना जोड़ी? 23 जोड़ी दोस्त। और 22 यानी आपके 44, और 44 और 2 आपके टोटल 46 हो जाते हैं। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती है? वृद्धि होती है। पटाऊ में 13वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होती है, और जिस बच्चे को ये होता है उसका बच्चे का बचपन से होठ कटा हुआ रहता है। और एडवर्ड में 18वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होगी, इसमें बच्चा जन्म लेने के 6 महीने के अंदर मर जाता है ना? जिसको एडवर्ड सिंड्रोम है, जिसके 18वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि हो रही है, वो जन्म लेने के यहाँ पर 6 महीने के अंतराल में ही उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। डाउन सिंड्रोम, इसके 21वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होगी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा सिंड्रोमिक डिजीज है जिसके 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? यहाँ पर वृद्धि होती है। तो जिसके 21वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि हो उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। इसमें बच्चा होगा तो मंदबुद्धि होगा, बौना होगा, नाक मुंह चपटे दिखाई पड़ेंगे, और मंगोलिज्म प्रवृत्ति का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, किसी बच्चे का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो मंदबुद्धि दिखाई पड़ रहा है, बौना दिखाई पड़ रहा है, नाक और मुंह चपटे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो मंगोलिज्म का शिकार है। कुछ कुछ क्षेत्र है हमारे जो है देश में या विदेश में, जहाँ पर मंगोलिज्म होते हैं कुछ बच्चे। तो मंगोलिज्म जो है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। जो मंगोलिज्म है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंगोलिज्म है वो किससे ग्रसित है? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। किससे है? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित। तो याद रखना दोस्तों, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होगी, बच्चा मंदबुद्धि होगा, बौना होगा, नाक मुंह चपटे होंगे, और मंगोलिज्म प्रजाति का होगा। कैसा होगा? मंगोलिज्म प्रजाति का होगा, ध्यान रखना। एक आखिरी जो आपका यहाँ पर सिंड्रोम है वो है आपके कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई मतलब बिल्ली जैसे यहाँ पर रोता है, बच्चा बिल्ली की तरह चिल्लाता है। इसमें 5वें जोड़ी गुणसूत्र में एक भुजा विलुप्त हो जाती है। जी हाँ भाई, जैसे कि एक्स एक्स है, एक्स वाई है, तो ये हमेशा गुणसूत्र जोड़ी में होता है। गुणसूत्र हमेशा किस में होता है? जोड़ी में हो जाता है ना? इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें 5वें जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें से एक भुजा यानी एक गुणसूत्र क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका है एक गुणसूत्र, एक भुजा येरी और एक भुजा येरी, इस प्रकार से होता है। ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें एक भुजा येरी और एक भुजा येरी, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों? गायब हो जाएगी। ये मतलब ये गायब हो गई। तो ये गायब हो गई मतलब ये कौन सा यहाँ पर हो जाएगा सिंड्रोम? ये आपके कैट क्राई सिंड्रोम हो जाएगा। कैट मतलब बिल्ली, क्राई मतलब रोना। बच्चा अगर बिल्ली की तरह रोए तो उसमें कौन सा सिंड्रोम है? कैट क्राई सिंड्रोम है, याद रखना। तो कैट क्राई सिंड्रोम, इसमें 5वें जोड़ी गुणसूत्र में एक भुजा विलुप्त हो जाती है, बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, ध्यान रखना, उसी को कैट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा सिंड्रोम पढ़ा गुणसूत्र वाले में? हमने सबसे पहले पढ़ा यहां पर पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में जो आपका 13वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, बच्चा जन्म से होठ कटा हुआ रहता है। एडवर्ड में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, बच्चा 6 महीने के अंदर मर जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें वृद्धि हो जाती है, और बच्चा जो है मंगोलिज्म प्रजाति का होता है। कैट फ्राई में जो आपके 5वां जोड़ी गुणसूत्र है उसका एक भाग गायब हो जाता है, और इसमें बच्चा बिल्ली की तरह चिल्लाता है। क्या आपके सिंड्रोम वाले रोग भी है ना? तो आज हमने आनुवंशिक रोग पढ़े इस क्लास में। क्या पढ़े? आनुवंशिक रोग पढ़े जो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से, और इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से हुए। जो मैंने पढ़ाया है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, और जाएगा तो हम बैठे हैं ना, क्या दिक्कत है ना? तो जितना पढ़ाया है उतना आपको नोट करना है, उतना ही आपको याद करना है। अगला टॉपिक है जीवाणु से होने वाले रोग, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।